नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 20वें सत्र का भाग 1 है, जो कि फरवरी 9 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक बात और कही जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इस किताब को या इस एक के कानून को अपनी भाषा में परिवर्तित कर कर किसी भी तरीके से दूसरों से साझा करना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम आपका उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में स्वागत करते हैं। अब हम बात कर सकते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। उन दूसरी घनत्वता के जीवों का क्या हुआ जो हमारी धरती पर थे और कटाई की प्रक्रिया में असफल रहे? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कटाई तीसरी घनत्वता में नहीं हुई। क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, दूसरी घनत्वता के जीव तीसरी घनत्वता में अपनी दूसरी घनत्वता के कुछ अनुभव दोबारा दोहरा सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, तो क्या इसका मतलब 75,000 वर्षों के चक्र की शुरुआत में जिन दूसरी घनत्वता के जीवों की कटाई अगली घनत्वता में नहीं हुई थी, वो अभी भी हमारी धरती पर दूसरी घनत्वता के अनुभव ले रहे हैं? क्या इनमें से किसी जीवों की कटाई तीसरी घनत्वता में पिछले 75,000 वर्षों में हुई है? तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ये कह रहे हैं कि 75,000 ईयर्स की साइकिल में हो सकता है कि सेकंड डेंसिटी के जो बींग्स हों, उनका बींग्स मतलब जानवर और ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है उनकी कटाई ना हुई हो। तो क्या वो यहाँ पर दोबारा जन्म लेकर अपने एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को ले रहे हैं? और ये भी कि क्या उनमें से कुछ मतलब इंसानी रूप भी ले चुके हैं? तो रा कहते हैं, हाँ, यह काफ़ी हद तक सही है। तो डॉन कहते हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी घनत्वता के जीवों की कटाई तीसरी घनत्वता में हो चुकी है। क्या आप मुझे किसी ऐसी दूसरी घनत्वता के जीव का उदाहरण दे सकते हैं जिसकी कटाई तीसरी घनत्वता में हो गई हो? तो रा कहते हैं, हाँ, इसका सबसे आम उदाहरण वे जीव हैं जिन्हें आप पालतू जानवर कहते हैं। वे जानवर जो तीसरी घनत्वता के जीवों के संपर्क में आते हैं और अपने होने का उन्हें एहसास होता है। यह व्यक्तिकरण उनकी क्षमता में तेजी से वृद्धि का कारण बनता है, ताकि उनके भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद वे दोबारा इस प्रजाति की चेतना में वापस आ सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर रा ये कह रहे हैं कि हाँ, कुछ तो आए हैं। मतलब जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, जैसे हम लोग, कोई गाय पाल लेता है, कोई किसी ने कुत्ता पाल लिया, किसी ने बिल्ली पाल ली, किसी ने चूहा पाल लिया, और ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं जो अजगर भी पाल के बैठते हैं। ठीक है ना? तो पालने को तो आप कुछ भी पाल सकते हो, लेकिन जो भी आपने पाला है उसको अगर ये एहसास हो गया कि हाँ, मैं हूँ, मेरे का अस्तित्व है, क्योंकि आप उसको किसी ना किसी नाम से बुलाओगे, तो उसके कारण उनकी पहले भी जिन लोगों के हुआ करते थे ना पालतू जानवर, तो वो जानवर भी यहाँ पर अब इंसान का रूप ले चुके हैं, और जिनके पास अभी ऐसे जानवर हैं उनके जानवर भी उनका भौतिक शरीर खत्म होने के बाद यानी मृत्यु के बाद वो दोबारा इंसान का रूप लेंगे अब। तो खैर, आगे डॉन बोलते हैं, तो फिर वह जीव जिसकी हाल ही में दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में कटाई हुई है, वह किस प्रकार का इंसान बनता है? तो रा कहते हैं, उसे तीसरी घनत्वता के सबसे निचली कंपनता और आम चेतना के रूप में मिलता है। तो फिर आगे डॉन कहते हैं, तो फिर वह इंसान के रूप में तीसरी घनत्वता की समझ की शुरुआत करेगा। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, हाँ, यह सही है। तो दोस्तों, ये जो बनते हैं ना, ये बनते हैं जैसे कि जिनका दिमाग, मतलब जो दुनिया के खेलों को समझने में लगे हुए हैं, बस कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी जैसे नॉर्मल चलती है वैसी चले जा रही है। उन्होंने अभी तक अपने दिमाग का स्तर उतना बढ़ाया नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो उनके लिए जैसी वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, आज कमाया, कल खाया, फिर परसों फिर कमाया, फिर परसों मतलब फिर खाया, ऐसी चलती रहती है उनकी ज़िंदगी। मतलब डेली डेली टाइप की ऐसी ज़िंदगी होती है उनकी। तो आगे डॉन कहते हैं, आपने कहा था कि भौतिक शरीर में तेजी से परिवर्तन और दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में बदलाव लगभग 1.5 पीढ़ी में हुआ। शरीर के
बाल झड़ गए और संरचना बदल गई। ड्यूई बी लार्सन, जो भौतिक विज्ञानी हैं, कहते हैं कि सब कुछ गति और कंपन है। तो क्या मैं यह मानने में सही हूं कि बुनियादी कंपन इन दो घनत्वताओं के परिवर्तन के इस छोटे से अवधि में बदलती है, जो नए प्रकार के शरीर के लिए जगह बनाती है? क्या यह सही है? तो दोस्तों, इस सवाल में डॉन क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं जब कोई सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में आता है, मतलब कि पहले तो वो जानवर होगा, अब जानवरों के बाल देखोगे वो सारी चीज़ें अलग, ठीक है। जैसे वो इंसान में आता है फिर उनके बाल झड़ गए, सारी चीज़ें हो गई, धीरे 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 करके वो आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूई बी लार्सन एक फिजिसिस्ट था, ठीक है। तो उसका ये कहना था कि सब कुछ स्पीड और वाइब्रेशन है, मतलब फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। वो भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसे ही कहता था जैसे टेस्ला कहता था, लेकिन उसने फ्रीक्वेंसी की जगह पे उसने स्पीड की बात की। तो उसकी वजह से उसने कहा है कि यहां पर जब दो एक एक मतलब डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में कोई ट्रांसफर करेगा तो ये स्पीड और कंपनता की वजह से होता है, कि मतलब वो स्पीड से आगे तो बढ़ा लेकिन उसकी कंपनता भी बढ़ गई। अगर कंपनता बढ़ेगी तो उसके शरीर के बाल झड़ जाएंगे, और जो चीज़ तेजी से कांपेगी उसको वो उतनी हल्की होती चली जाएगी। तो रा ने भी यहां पर ये कहा हाँ, उसका कॉन्सेप्ट सही है। तो आगे डॉन कहते हैं क्या ड्यूई लार्सन का भौतिक विज्ञान सही है? तो रा कहते हैं हाँ, ड्यूई लार्सन का भौतिक विज्ञान सही है जहां तक जा सकता है। हालांकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, पर इस शख्स के बाद आने वाले कुछ वैज्ञानिक कंपन की मूल अवधारणा और उससे संबंधित विकृतियों का उपयोग करके उन चीजों को समझने लगेंगे जिन्हें आप गुरुत्वाकर्षण के रूप में जानते हैं और जिन चीजों को आप n डायमेंशंस मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मतलब हो तो सकता है इस्तेमाल इसकी नॉलेज का, जो ड्यूई लार्सन के पास जो साइंस और ये सारी नॉलेज थी, कह रहे लेकिन जब तक कंपनता का तुम लोगों को पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि हर चीज अलग अलग उस पर कांप रही है। अब अगर आप इस ग्रह के ऊपर अगर आप लगा के चलो ना, अगर आप एक पेड़ पौधा, इतनी सारी स्पीशीज हैं, अगर उनकी कंपनता अगर आप चेक करने लग गए, हर किसी की अलग अलग मिलेगी, और उनके अंदर अलग अलग मिलेगी, क्योंकि उनकी सोच भी अलग चल रही है। तो इस तरीके से सारी चीजें ना कंपनताओं की वजह से बनी हुई है। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि अब आगे आने वाले जितने साइंटिस्ट होंगे ना, वो इसके बारे में बात करेंगे। और ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे मिचियो काकू हो गया, और भी दो चार और हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर बात की है। तो वो लोग आज की डेट में यही कहते हैं कि नहीं नहीं, डायमेंशंस बहुत सारी हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल यही थर्ड डेंसिटी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। वो कहते हैं कि चौथी भी है, पांचवी भी है, छठी भी है, सातवीं भी है, ऐसे करते करते उन्होंने तो 11 तक बोल रखा है। लेकिन हर डेंसिटी अलग अलग कंपनताप में कांप रही है। अब उस कंपनता को कौन कितने अच्छे से समझ पाएगा ना, ये है वो टास्क फाइनल। लेकिन इसको जानना इतना आसान नहीं है। चौथी घनत्वता में भी जाओगे ना तो उसके अंदर भी मल्टीपल कंपनताएं होंगी, पांचवी में जाओगे उसके अंदर भी मल्टीपल होंगी। तो एक जगह से बैठ के कोई ये नहीं कह सकता जी हाँ मुझे चौथी घनत्वता पूरी पता चल गई, पांचवी पूरी पता चल गई। पूरी नहीं, उसका एक हिस्सा पता चल सकता है लेकिन पूरी नहीं पता चल सकती। पूरा तो इस ग्रह पे रह के हम लोगों को नहीं पता पूरा का पूरा कि भाई इस ग्रह में और कितने देश हैं, कहाँ पे किस जगह पे क्या चल रहा है, लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एकदम से पूरा पता नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर आप किसी तरीके से मेडिटेटिव स्टेट के अंदर चले जाओ और रचयिता की बनाई हुई प्योर जो फील्ड्स हैं, जो वो है जो तरंगे हैं, उनको समझने लग गए ना, तो फिर आप किसी की भी कंपनता को बता सकते हो कि इसकी कंपनता कैसी है। और वो पता चलती है उस व्यक्ति की सोच से कि ये सोचता कैसे है। जैसा वो सोचेगा वैसे ही उसका कर्म होगा। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं तो क्या ड्यूई लार्सन ने इस ज्ञान को मुख्य रूप से चौथी घनत्वता में उपयोग के लिए लाया था? तो रा कह रहे हैं हाँ, यह सही है। तो मतलब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये ड्यूई लार्सन है ना, अगर इसकी साइंस अच्छी तरीके से कोई इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो एक्चुअली वो साइंस है जो इस्तेमाल होती है चौथी घनत्वता में। उससे बहुत कुछ किया जा सकता है, मतलब प्रेम का ज्ञान। रोशनी का ज्ञान तो खैर आगे आएगा, लेकिन प्रेम का ज्ञान हो जाएगा उससे अच्छे से कि कंपनताएं कैसे अलग अलग चलती हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। कल हम उस विभाजन के बारे में बात कर रहे थे जो तीसरी घनत्वता में होता है। जब कोई इंसान सचेत रूप से दूसरों की सेवा या खुद की सेवा का मार्ग चुनता है, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है कि यह विभाजन होता क्यों है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बिजली में अगर ध्रुवता नहीं होगी तो बिजली नहीं होगी और कोई क्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार मुझे लगता है कि चेतना में भी इस तरह के ध्रुवीकरण के बिना कोई क्रिया का अनुभव नहीं होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं? तो रा कहते हैं हाँ, तुम सही सोच रहे हो। तो
तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगी ना, तो कोई एक्शन ही नहीं होगा, मतलब कर्म ही नहीं बनेगा कुछ। एक ही दिशा में अगर निकलते चले जाएंगे, हो सकता है आपकी मतलब कटाई हो जाए अगली घनत्वता में, लेकिन दूसरी वाली साइड को भी जानना जरूरी है। जैसे कि रा ने, अगर आप लोगों को याद होगा, रा ने स्टार्टिंग में कहा था कोई भी चीज हो उसके दोनों पहलू देखो, पॉजिटिव भी देखो और नेगेटिव भी देखो। मेडिटेशन में भी अगर बैठे हुए हो, अगर कुछ तुम्हें उसमें दिख रहा है या अनुभव हो रहा है, तो उसका उल्टा भी सोचो, अच्छा है तो बुरा सोचो, बुरा है तो अच्छा सोचो। ऐसे करके चलोगे तब बीच में तुम्हें मिलेगा संतुलन। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, फिर खुद की सेवा या दूसरों की सेवा की अवधारणाएं बहुत जरूरी हैं अगर हम चेतना में या यांत्रिक या न्यूटन के भौतिक समझ में कार्य करना चाहते हैं। क्या मैं सही हूं? तो रा कहते हैं हाँ, पर इसमें एक और चीज जोड़ लेना कि यह बिजली की तार एक घाव या एक क्षमता है जो तैयार है, और जो चीज बिना ध्रुवीकरण की है वह है चार्ज यानी संचय। तो दोस्तों यहां पर पता है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग आपको बता देते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं वो कि डॉन ने कहा कि इसका मतलब या तो दूसरी सेवा की रास्ता किसी के दिल के अंदर होना चाहिए, या खुद की सेवा का रास्ता होना चाहिए, तब ही कुछ हो सकता है। और इसी तरीके से मतलब यांत्रिक रूप पे, मतलब अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो वो कह रहे हैं कि न्यूटन ने भी कहा था कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव होने दोनों जरूरी हैं, तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ काम होगा, बेसिकली कुछ कुछ ना कुछ रचेगा। तो रावी यहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन तुम इसमें जोड़ के रखना ये चीज बात को कि जो चार्ज है ना वो तो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस घनत्वता में सारे अनुभव अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए, तुम किस दिशा में जाओगे ये उससे डिसाइड होता है। सोच में तुम्हारी क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या आया, उसके अकॉर्डिंगली तुमने क्या किया, उससे ये सारी चीजें होती जाएंगी, कर्म उससे जनरेट होगा। चीजें तो हमेशा अवेलेबल रहेंगी तुम्हें हर घनत्वता में। उस घनत्वता में उस नॉलेज को लेके या उस ज्ञान को लेके या जो तुम्हें दिख रहा है, हो रहा है, जो भी है, उसको लेके तुम क्या करोगे ना, उससे कर्म बनता है। और ये चार्ज हमेशा अवेलेबल रहेगा तुम्हारे लिए। और ये बेसिकली एक ऐसे काम करता है, ये तो क्षमता है, मतलब ये तो चीज है अवेलेबल। अब इसको तुम कैसे इस्तेमाल करोगे देख लो। तो आगे डॉन कहते हैं, तो फिर व्यक्तिगत चेतना द्वारा उसे चार्ज किया जाता है, क्या यह सही है? तो राह कहते हैं, एक इकाई द्वारा इन अंदर आती हुई ऊर्जा के प्रवाह से और अपनी इच्छा से इसे चार्ज प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों वही बात बोल दी देखो राह ने, उन्होंने कहा ये तो ऊर्जा का प्रवाह है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है ना, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, वो होती है जिससे चार्ज आता है, उसकी वजह से कुछ कर्म बनता है। अब वो अपनी इच्छा किस दिशा में लेके जाता है, किस दिशा में नहीं लेके जाता है, वो तो खैर उसके ऊपर है, क्योंकि ये ग्रह है ही चुनाव का, इसमें क्या कर सकते हो आप। और चुनाव करके अगर किसी ने जानबूझ के चुनाव किया और उस चुनाव के साथ वो निकलता गया उस दिशा में, तो उसकी कटाई उस दिशा में हो जाएगी। वरना उधर से वो ओराइन समूह आएगा, वो उसको वहां ले जाएगा, इधर से ये कन्फेडरेशन है, ये आएंगे, ये उनको वहां ले जाएंगे, ऐसी होता है ये। तो डॉन कहते हैं, धन्यवाद। जैसे कि तीसरी घनत्वता 75,000 साल पहले शुरू हुई और लोगों ने धरती पर जन्म लेना शुरू किया, उस समय एक इंसान का जीवन कितने काल का था? तो रा कहते हैं, इस तीसरी घनत्वता की शुरुआत में इंसान का औसत जीवन काल 900 साल था। तो दोस्तों हमारे जो पहले के लोग बोलते थे ना कि हमारे तो हजारों हजारों साल जीते थे, अब वो बोल तो देते थे हजारों हजारों साल, उसका एक कारण था, ऐसे नहीं कोई जीता हजारों साल। उस टाइम पे उस सभ्यता का भोलापन ही इतना था कि वो तो सीखना शुरू किया था उन्होंने, इसलिए लंबे लंबे जी गए वो, और अपने एनवायरनमेंट के साथ रहते थे। उनको ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी कि जी मैं फ़ोन लेके पहले सेल्फी खींच लूँ, उसके बाद 4 लोगों को बता दूँ कि देखो देखो मेरे को लाइक्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। उन्हें लाइक्स की ज़रूरत नहीं थी, उनको तो अपनी नेचर समझ में आ गई थी, और जैसे ही नेचर समझ में आई वो नेचर के जैसे हो गए। अब नेचर की भी आप देख लो लंबी लंबी लाइफ, इसलिए उनकी भी लंबी लंबी लाइफ हुआ करती थी। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, तो फिर जैसे जैसे हम तीसरी घनत्वता के अनुभव में आगे बढ़ते हैं, क्या औसत जीवन काल लंबा या छोटा होता गया? तो रा कहते हैं, इस घनत्वता में इस जीवन काल का एक विशेष उपयोग है, और यह जीवन काल पूरे चक्र में समान रहता है। हालांकि आपके ग्रह ने दूसरे बड़े चक्र तक कुछ ऐसे कंपन विकसित किए हैं जिसने इस जीवन काल को नाटकीय रूप से छोटा कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जो रा कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि देखो पहले तो लंबा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन ना जैसे ही दूसरा चक्र आया, यानी सेकेंड 25,000 साल की साइकिल आई, तो कुछ नाटकीय तरीके से कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की जिंदगियां छोटी होनी शुरू हो गई। यानी कुछ ना कुछ ऐसा घटा था
जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी अचानक से एकदम से कम होनी शुरू हो गई। तो डॉन कहते हैं अगर एक बड़ा चक्र 25,000 वर्ष का है तो पहले बड़े चक्र के अंत में एक इंसान की आयु कितनी थी? तो रा कहते हैं लगभग 700 वर्ष। तो दोस्तों पहली साइकिल जो थी, यानी कि पहले 25,000 साल की जो थी, तब 900 से 700 वर्ष के लगभग की हुआ करती थी। मतलब शुरुआती दौर में तो 900 थी, वो भी आगे मतलब अंत होते होते जब पहला 25,000 साल का अंत हुआ तब 700 वर्ष की हो गई। तब भी इतना मेजर कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब 200 साल कम हुए, लेकिन 200 साल कम भी होना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे डॉन कहते हैं तो फिर 25,000 वर्षों में इंसान की आयु 200 साल कम हो गई, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं क्या आप मुझे इस जीवन काल के कम होने का कारण बता सकते हैं? तो रा कहते हैं इसका कारण हमेशा एक दूसरे के बीच में अमधुर या असमानजस्य संबंध और कंपन होता है। पहले बड़े चक्र में यह इतना गंभीर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अलगाव की भावना बढ़ने लगी। तो दोस्तों जैसे जैसे अलगाव लोगों के अंदर आता जाएगा ना, एक दूसरे के लिए नफरत और ये सारी चीजें आती जाएंगी, उनको लगता है कि हाँ वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन पूरे ग्रह के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से लोगों की आयु कम होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे इन नफरत बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। इसलिए रा ने कहा था कि ये ग्रह खाली हो जाएगा अंत तक पहुंच, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा अवरोध आ जाएगा ना, इतना ज्यादा तुम एक दूसरे से नफरत करोगे, क्योंकि तुम बाहर देख रहे होगे, तुम बाहर ढूंढ रहे होगे, जबकि सारी चीजें तो एक का ज्ञान है, मतलब सारी चीजें तो एक ही हैं। तुमने जो देख के सीखा अब तुम उसको लागू करोगे, और जैसे ही तुम लागू करोगे इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा और तुम्हारे आसपास वालों पर भी पड़ेगा, सबके ऊपर ही पड़ेगा, पूरे ग्रह पर। तो डॉन यहां पर ये कहते हैं तो मैं मान रहा हूं कि इसमें से किसी एक चक्र की शुरुआत में या तो सकारात्मक ध्रुवीकरण हो सकता है या नकारात्मक ध्रुवीकरण हो सकता है। क्या नकारात्मक ध्रुवीकरण और इंसान की आयु कम होने का कारण मंगल ग्रह से आने वाले लोगों का प्रवाह है, जो पहले से ही नकारात्मक रूप से ध्रुवीकृत हो चुके थे? तो दोस्तों यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि क्या देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी साइकिल के अंदर कभी भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या इस धरती के ऊपर ये जो मार्स से जो प्रजाति यहाँ पर आई थी उनका जो नेगेटिव बिहेवियर था, क्योंकि उन्होंने अपना प्लेनेट पूरा खराब कर लिया था, ठीक है, खुद भी मर गए वहां पे, कह रहे वहां से जब वो यहाँ पर आए, क्या इस उनकी सोच की वजह से हुआ है क्या ये, कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की चीजें? तो रा कहते हैं नहीं, यह गलत है। इस प्रवाह के कारण कोई मजबूत नकारात्मक ध्रुवीकरण नहीं हुआ था। इंसान की आयु कम होने का कारण मुख्य रूप से सकारात्मक विकास के निर्माण की कमी थी। जब भी कोई प्रगति नहीं होती तो वे हालात जो प्रगति प्रदान करते हैं धीरे धीरे खो जाते हैं, और इस प्रकार उन्नति के अवसर लगातार कम होने लगते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पे अगर आकर किसी ने चुनाव करके जानबूझ के अपनी चीजों को शुरू नहीं किया ना, और लगा रहा इसी मायाजाल के खेल के अंदर, तो धीरे धीरे जिंदगी छोटी होने लग जाएगी। क्योंकि वो अभी आगे राह बता देंगे कि वो पहले ये सारी चीजें लगा के आता है, अब तूने खेला ही नहीं खेल, ना तू इधर गया ना तू उधर गया, बीच में अटक गया। इस वजह से जब तूने खेल ही नहीं खेला तो तू अब हो ही जाएगी तेरी जिंदगी कम। इस वजह ये सारा का सारा होता गया और धीरे धीरे सबकी लाइफ कम होती चली गई। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा हमने एक सत्र में कहा था कि ये मायाजाल का खेल है, फ्री विल रचयिता ने दे रखी, एक जगह पे आजादी का उल्लंघन नहीं कर सकते और उसको खेलना है। एक तरफ साइड ऐसी है जो कि आजादी का उल्लंघन करेगी ही करेगी, क्योंकि ये रास्ता उसने जानबूझ के चुना है, क्योंकि उनको भी पता है कि एक का ज्ञान ऐसे ही काम करता है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं तो जैसे मुझे समझ आ रहा है इस धरती पर 75,000 वर्ष की शुरुआत में मनुष्यों का समाज विभिन्न गुटों में बटा हुआ था। कुछ वे लोग थे जो कटाई के बाद दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आए, और कुछ समूह उन लोगों के थे जो मंगल ग्रह से यहाँ तीसरी घनत्वता में लाए गए थे। क्या मैं सही सोच रहा हूं? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है, मतलब दोनों थे, एक तो पीछे से प्रजाति आ रही थी और उधर से ये मंगल ग्रह वाले भी आ गए। तो डॉन कहते हैं आप आगे बोलिए, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। तो रा कहते हैं मंगल ग्रह से लाए गए लोग उनकी तीसरी घनत्वता के बीच में थे, और इसलिए तुम्हारी धरती उनके तीसरे घनत्वता के अनुभवों के लिए अनुकूल थी, ना कि शुरुआत। तो दोस्तों हुआ क्या, वहां पे बीच में खत्म हो गई थी उनकी घनत्वता, मतलब बीच में ही उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया।
अब वो बता ही रहे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए, इतना खुद ही अपने ऊपर कर लिया उन लोगों ने जो किया। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पर आए ना, तो उनको बीच में से नहीं, उन्हें आगे से शुरुआत, मतलब बीच में से शुरुआत करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि वो जैसे हमारे यहाँ की प्रजाति पीछे से आ रही थी उनकी तरह उन्हें दोबारा शुरुआत करनी पड़ी हो, उन्होंने बीच में से शुरू कर दिया। तो आगे डॉन कहते हैं, शुक्रिया। तो फिर उस वक्त धरती पर कितने प्रतिशत लोग मंगल ग्रह से थे और कितने प्रतिशत लोग इसी धरती की दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में कटाई होकर आए थे? तो राह कहते हैं, इस धरती की तीसरी घनत्वता की आबादी का आधा हिस्सा मंगल ग्रह से है और 1/4 हिस्सा इसी ग्रह की दूसरी घनत्वता से आए हुए लोगों का है, और लगभग 1/4 अन्य ग्रहों से हैं जिनके लोगों ने तीसरी घनत्वता के कार्य के लिए इस ग्रह को चुना है। तो दोस्तों अगर 100% में से देखा जाए ना, तो 50% तो आप मान लो कि मंगल ग्रह के हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगला 25% जो है हमारे इसी ग्रह के हैं जो पीछे से आ रहे हैं चलते हुए, और 25% वो हैं जो दूसरे ग्रहों से यहाँ पर आए हुए हैं और तीसरी घनत्वता में यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस और आगे तेजी से करवाने के लिए आए। क्योंकि आपको याद होगा रा ने कहा था इस तीसरी घनत्वता में इतने भीषण वो है ना माध्यम कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति तेजी से आगे निकल सकता है। मतलब उसको लगता होगा कि मैं तेजी से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन यहां पे सबसे तेजी से निकला जा सकता है। रास्ता चुन ले, या तो इधर या उधर, जिसको तू चुनेगा ना उसके हिसाब से तेरे को चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तू रास्ता ही वो चुनेगा, उसी दिशा में सोचेगा, और जब तू उस दिशा में सोचेगा तो तेरे को सारी चीजें वहीं की मिलेंगी। और जब ऐसा होने लग जाएगा तो तू किसी भी डायरेक्शन में जा, लेकिन तू तेजी से आगे निकलेगा। इसीलिए वो लोग 25% लोग यहां पर चुन के आए कि ये वो सही ग्रह है, इस वक्त की अपने एंड में है, अगर यहां पे हमने किसी तरीके से कर लिया ना तो हम लोग आगे निकल जाएंगे और हमारी कटाई चौथी घनत्वता में तेजी से हो जाएगी। ये वो मूलभूत कारण है इसका। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, जब इन सभी जीवों का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो क्या ये तीनों प्रकार के मनुष्य समाज में मिश्रित हो गए या फिर वे विभिन्न गुटों और समूह में अलग हो गए? तो रा कहते हैं, वे काफी समय तक एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाए। तो मतलब जो पीछे से ये जो चले आ रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग से ही है, ये मतलब इनका ऐसी है नहीं, तू अलग तू अलग तू अलग तू अलग, क्योंकि यहाँ पे आके तो अपनी जिंदगी भूल चुके हैं, पता ही नहीं है क्या लगा के आए अपनी जिंदगी में। तो ये स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है कि सबने अपने अपने गुट बना रखे हैं, कोई किसी ने वहां बना रखा है, किसी ने वहां बना रखा है, किसी ने इसको पकड़ रखा है, किसी ने उसको पकड़ रखा है, बस ऐसे ही चल रहा है ये। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, तो क्या इससे अलग गुटों के बीच युद्ध वृत्ति की संभावना पैदा हुई? तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। तो आगे डॉन कहते हैं, और क्या जीवन काल के छोटे होने का कारण भी यही था? तो रा कहते हैं, हाँ इससे जीवन काल कम हो गया था। फिर डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 900 साल का जीवन काल सर्वोत्तम क्यों है? तो रा कहते हैं, तीसरी घनत्वता में एक इकाई अपने लिए माध्यमों का 100 गुना गहन कार्यक्रम चुनती है, जिससे विकृतियों को दूर किया जा सकता है और सीखना सिखाना और अधिक भ्रमित करने वाला होता है, जो अनुभवों के समंदर में बाढ़ ला सकता है। पहले 150 से 200 वर्षों तक एक इकाई अपने आध्यात्मिक बचपन से गुजर रही होती है और उस समय तक मन और शरीर आध्यात्मिक प्रवाह को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए अनुशासित नहीं होते। इसलिए शेष समय अवधि अनुभवों से उत्पन्न हुई समझ को अनुकूलित करने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं रात? डॉन ने कहा कि भाई 900 साल की ही लाइफ ऐसी क्यों होती है कि वो सर्वोत्तम मानी गई हो। तो रा यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, जब भी कोई इस तीसरी घनत्वता के ग्रह पे आता है ना, इस ग्रह पे या किसी भी तीसरी घनत्वता पे, तो होता क्या है ना कि वो जो अपने लिए माध्यम लगा के आता है ना, वो तो पूरे 100% लगा के आता है कि या तो इसमें भ्रमित हो जाऊंगा, उसको पता रहता है कि हाँ यहाँ पे जाके मैं भ्रमित तो होऊंगा ही होऊंगा, पक्की बात है, क्योंकि ये तो वीडियो गेम है, इसके अंदर अगर मैं कूदा तो अब मुझे याद नहीं कि पीछे से क्या है। अब जब मैं कूदूंगा उस वीडियो गेम के अंदर तो पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हो सकता है मैं किसी के साथ देते हुए भ्रमित होकर उसके साथ ही निकल जाऊं। इसी तरीके से राय यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो, शुरुआती दौर में तो एक बचपने की तरह चल रहा होता है। उस टाइम पर 150 से 200 वर्ष में तो वो यही जानने में समझने में लगे रहे कि भाई हमारा एनवायरनमेंट काम कैसे करता है, ये चीज़ें कैसे करती हैं। इसलिए आपने लोगों ने भी सुना होगा कि हम लोग कहते थे ना कि वो पुराने ज़माने के लोग तो ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जिससे तबीयत ऐसे ठीक हो जाती थी, तबीयत ऐसे ठीक हो जाती थी। आज भी मतलब दादा दादी के नुस्खे चल रहे हैं हमारे, तो वो इसी कारण चल रहे हैं क्योंकि वो उस ज़माने में पहले स्टार्टिंग से होती आ रही थी चीज़ें। वो लोग वहाँ पर उन लोगों ने सीखा,
फिर धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे हुआ सारा कुछ, धीरे धीरे करके आगे बढ़े और फिर एंड तक पहुंचते पहुंचते सबको पता रहता था, क्योंकि उन लोगों ने दोबारा जन्म भी लिए होंगे यहाँ पे, उनको भी पता होगा कि भाई अंत तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत कुछ ड्रामा होगा। कोई भी किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, हो सकता है कि दूसरे के खिलाफ निकल जाए, हो सकता है कि दूसरों को अपना माने और दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकल जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो अनुशासित नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता, बाद में जाके प्रोसेसेस सिस्टम्स बनते हैं, उन सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली जब वो लोग काम करते रहते हैं ना, फिर उनको पता चलता है कि ये सिस्टम मेरे लायक है या मेरे भले के लिए है या मेरे खिलाफ है, या फिर ये चीज़ मेरे अच्छे के लिए है या मेरे बुरे के लिए है। इसकी वजह से उसका यहाँ पे चुनाव जो है ना वो तेजी से होने लग जाता है चीज़ों का। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, इसका दूसरा भाग हम अगला बनाएंगे। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे दोस्तों, आद ने वासु। धन्यवाद।